हाँ जी, विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी बाय अरुण पर। प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? मनोविज्ञान विषय का आप निरंतर अध्ययन कर रहे हैं और मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत जो है हमारा टॉपिक चल रहा है अधिगम। अधिगम से संबंधित हमने अधिगम के सारे सिद्धांत लगभग पढ़ लिए हैं और अधिगम से संबंधित कुछ पॉइंट रहे हुए हैं जिनका अपन जो है क्रमवार अध्ययन अपन कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो अधिगम से संबंधित है और अधिगम के स्थानांतरण। जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा अधिगम का स्थानांतरण। तो हेडिंग डाल लें आप, अधिगम का स्थानांतरण। आज का हमारा टॉपिक है विद्यार्थियों अधिगम का स्थानांतरण। देखिए, स्थानांतरण का मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, स्थान का अंतरण यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। स्थान का अंतरण यानी यानी कि अंतरण, स्थान का अंतरण यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? स्थानांतरण कहलाता है। टीसी लेते हो ना आप स्कूल से, स्कूल में जब आप पढ़ते थे तो आपने स्कूल से जब कॉलेज में आए तो आपने टीसी ली होगी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो वहाँ भी क्या होता है? स्थानांतरण होता है। उसका हिंदी में अगर टीसी को कन्वर्ट करें तो स्थानांतरण प्रमाण पत्र, यानी कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसके लिए आप स्थानांतरण करते हैं, आप टीसी लेते हैं स्कूल से। तो अधिगम के स्थानांतरण का मतलब है कि आपने जो कुछ सीखा है, अधिगम का तात्पर्य क्या है? सीखना, लर्निंग। और जो कुछ आपने सीखा है एक स्थान पर रह करके, एक परिस्थिति में रह करके, एक समय काल में रह करके, उसी चीज को दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर देना, यानी कि दूसरी परिस्थिति के अंदर उस चीज को, उस सीखे हुए ज्ञान को प्रयोग करना, वो क्या कहलाता है? अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। यानी कि जो सीखा हुआ आपका व्यवहार है, जो सीखा गया व्यवहार है आपका, उस व्यवहार को, उस आदत को, आदत भी कह सकते हो आप व्यवहार कह सकते हो, आप रुचि कह सकते हो, ठीक है? इन सब चीज़ों का, ये सब चीज़ें सीखी हुई है आपकी और इन सब सीखी हुई चीज़ों को जो है आप जब दूसरी जगह पर, दूसरी परिस्थिति के अंदर जाकर के अप्लाई करते हो, तो वही क्या कहलाता है? अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है? चलिए, अब देखिए अधिगम स्थानांतरण के कुछ प्रकार हैं, उनकी अपन बात कर लेते हैं। अधिगम स्थानांतरण के विभिन्न प्रकारों के बारे में आज जो है हम बात करने वाले हैं। तो स्थानांतरण का अर्थ आप समझ गए होंगे। लिखवाने की तो कहाँ आवश्यकता है कि एक-एक का मैं अर्थ लिखवाऊँ। आप कोई भी एक पुस्तक मार्केट से ला सकते हैं, जो आपको अच्छी लगे, बाज़ार से आप पुस्तक खरीद सकते हैं। बहुत सारे पब्लिकेशन की किताबें आती हैं, तो कोई भी एक अच्छी-सी किताब ले आइए और सब में लगभग 70-80% कोर्स जो है वो हर भर्ती परीक्षा में, कोई सी भी आप गाइड उठा लीजिए, कोई सी भी किताब उठा लीजिए, हर पुस्तक, कोई भी पुस्तक अच्छी या बुरी नहीं होती है। सिर्फ़ और सिर्फ़ लिखने का और समझाने का तरीका उसका थोड़ा-सा अलग हो सकता है। बाकी मैं ये कहता हूँ कोई भी टीचर जो है अपनी तरफ से खराब पुस्तक या गलत पुस्तक या त्रुटिपूर्ण पुस्तक लिखने का प्रयास नहीं करता है। हर टीचर ये चाहता है कि उसकी पुस्तक अच्छी बने और बच्चों के समझ में आने योग्य हो, भाषा उसकी अच्छी हो, साफ-सुथरी हो बिल्कुल, और जो है आसान हो भाषा समझने के लिए बच्चों के लिए। हर टीचर यही प्रयास करता है। तो कोई भी किताब ले आना, 70 से 80% जो प्रश्न है विद्यार्थियों, वो किसी भी गाइड को उठा के देख लो, उन गाइडों में से ही पढ़ते हैं। ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस आ जाए। लेकिन हाँ, जो 20-30% 20% जो जो आपके प्रश्न आते हैं, अटपटे प्रश्न होते हैं, वो किसी भी गाइड में या किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेंगे और वो किसी भी बच्चे को नहीं आएँगे करने। 100% पेपर कोई नहीं सॉल्व कर सकता। ठीक है? 60 से 65-70% ही पेपर सॉल्व होता है बच्चों से, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनसे। तो ये 70-80% का मैटर हर गाइड आपको, हर पुस्तक आपको देती है। तो मार्केट से कोई भी किताब ले आना, उसमें आपको इनके अर्थ वगैरह सब मिल जाएँगे। मेन बात है समझने की, तो इसीलिए मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं लिखने का काम कम कर रहा हूँ। अगर मैं लिखने बैठूँगा इन सब चीज़ों को बोर्ड पे लिख भी दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लिखने बैठेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और बहुत फिर आपको ये समझ लो कि आपके शॉर्ट नोट्स तैयार नहीं हो पाएँगे। आप शॉर्ट नोट्स तैयार करें, मैं जैसे बोलता हूँ, उसको एक पंक्ति के अंदर जो है अर्थ आप लिख लिया करो आतों-आत ही। ठीक है? तो अधिगम के स्थानांतरण का मतलब क्या है? अधिगम स्थानांतरण का अर्थ है कि एक परिस्थिति में सीखे हुए ज्ञान को, व्यवहार को, आदतों को दूसरे स्थान पर, दूसरी परिस्थिति में क्या कर देना? लागू कर देना ही क्या कहलाता है? अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है? चलिए, अब जो है हम पढ़ते हैं विद्यार्थियों स्थानांतरण के प्रकार। अधिगम स्थानांतरण के प्रकार, जो अपनी अगली हेडिंग है वो हो जाएगी अधिगम, अधिगम के स्थानांतरण के प्रकार, या के हटा दो, अधिगम स्थानांतरण, अधिगम स्थानांतरण के प्रकार। ठीक है? कि अधिगम का स्थानांतरण जो होता है वो किस प्रकार से होता है, उसकी अपन जिक्र कर रहे हैं। तो 1 नंबर डाल लीजिए आप,
सकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण। सकारात्मक आप कह दो इसको, या फिर आप इसको धनात्मक भी कह सकते हो, एक ही बात है। धनात्मक या सकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण। ठीक है, जैसा कि देखो नाम से ही मालूम चल रहा है सकारात्मक या धनात्मक की बात हो रही है। धनात्मक की बात हो रही है इसका मतलब प्लस है, प्लस पॉइंट है, कोई पॉजिटिव बात है, इसलिए धनात्मक की बात कर रहे हैं अपन। तो सकारात्मक अधिगम सिद्धांत क्या कहता है विद्यार्थियों? सकारात्मक स्थानांतरण जो है, अधिगम का अंतरण जो है, वो ये कहता है कि एक परिस्थिति में व्यक्ति ने कोई ज्ञान सीख लिया है, कोई व्यवहार उसने सीख लिया है, उसी को जो है दूसरी परिस्थिति में जब व्यक्ति उपयोग में लेता है, तो वो अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। यानी कि जब वो उस ज्ञान का प्रयोग दूसरी परिस्थिति में कर रहा है, उस समय किसी प्रकार की उसे बाधा नहीं आती है, बल्कि पहले जो उसने पूर्व ज्ञान प्राप्त किया है, वो आगे नवीन ज्ञान जब वो प्राप्त करता है, तो उसमें पूर्व ज्ञान सहयोग करता है। जो व्यक्ति ने, मैं बता रहा हूँ आपको, जो पूर्व ज्ञान प्राप्त किया है, जो पूर्व ज्ञान प्राप्त किया है विद्यार्थियों, वो नवीन ज्ञान में क्या करता है? सहयोग करता है। ठीक है, किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करता है। देखो एग्जाम्पल के माध्यम से अभी आपके समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपने जो है साइकिल चलाना, पूर्व ज्ञान आपको साइकिल का है, आपको साइकिल बहुत अच्छी चलानी आती है, आपने साइकिल चलाना सीख लिया है। आगे जब आपको मोटरसाइकिल मिलेगी, आप छोटे थे 10 12 14 साल के थे जब आपने खूब साइकिल चलाई है। मैंने भी खूब साइकिल चलाई है ना? मैंने तो अभी तक चलाई है, पीछे तक। बाइक तो मुझे चलाते हुए लगभग 5 6 साल ही हुए हैं, उससे पहले मैं साइकिल चलाता था, पापा जी वाली साइकिल। हाँ, तो साइकिल आपने खूब चलाई है। ये लो साइकिल बना दी, ये लो बन गई साइकिल। हाँ, तो साइकिल आपने खूब चलाई है विद्यार्थियों, साइकिल का आपको अच्छा अभ्यास है, सब कुछ है। 12 13 साल तक आपने खूब साइकिल चलाई। जब आप 17 18 साल के हुए, कॉलेज में, स्कूल में आए, बड़ी क्लास में आए, तो आपके पापा ने आपको बाइक दिला दी। आपको बाइक दिला दी, अब बाइक आपके लिए क्या है? नवीन ज्ञान है। नवीन है, आपको चलानी आती नहीं है, लेकिन हाँ, साइकिल आपकी सीखी हुई थी, पूर्व ज्ञान आपका साइकिल का था, तो आपको हैंडलिंग करनी आती थी, आपको हैंडल को किस तरह से कंट्रोल करना है, ये आपने साइकिल चलाते वक्त सीखा हुआ था। प्लस 2 चक्कों के ऊपर बैलेंस किस तरह से बनाना है ना? तो वो बैलेंसिंग जो थी, वो भी आपने सीख रखी थी, और यही चीज़ें जो है आपके बाइक चलाने के अंदर क्या आई? काम आई। जब आपने बाइक चलाई, तो बाइक के अंदर आपको हैंडलिंग करनी पड़ती है, हैंडल पर कंट्रोल करना पड़ता है, साथ ही 2 चक्कों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करना पड़ता है, एक समन्वय स्थापित करना पड़ता है ताकि आप गिरे नहीं, संतुलन स्थापित करना पड़ता है। तो वो संतुलन जो है आपको साइकिल से प्राप्त हुआ। तो आपका जो पूर्व ज्ञान था, उसको आपने नवीन ज्ञान में जोड़ दिया, यानी कि नवीन ज्ञान के अंदर पूर्व ज्ञान ने क्या किया? सहयोग किया, बेनिफिट हुआ। सकारात्मक रूप से, धनात्मक रूप से जो है क्या हो गया विद्यार्थियों? अधिगम का स्थानांतरण हो गया। यानी कि यहाँ पर आपने जो चीज़ सीखी थी, जो अधिगम आपको हुआ था, वो आगे वाले नवीन जो कार्य आपने किया, उसमें वो उसने किसकी भूमिका निभाई? एक सहयोगी की भूमिका निभाई। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? सकारात्मक या धनात्मक अधिगम का स्थानांतरण बोलेंगे। ठीक है? तो यही है सकारात्मक या धनात्मक अधिगम का स्थानांतरण, कि पूर्व में आपने कोई व्यवहार सीखा है, वो नई परिस्थिति के अंदर वो व्यवहार अगर काम में आ रहा है, आपकी वो आदत या वो ज्ञान आपका आगे सहयोग कर रहा है आपका, तो वो क्या कहलाएगा? सकारात्मक या धनात्मक अधिगम का स्थानांतरण कहलाएगा। ठीक है? चलिए, अब लिखते हैं दूसरा। दूसरा प्रकार लिखते हैं विद्यार्थियों, अधिगम स्थानांतरण के दूसरे प्रकार की अपन बात कर लेते हैं। देखिए 2 नंबर लिखिए, अधिगम का 2 नंबर स्थानांतरण है विद्यार्थियों। सकारात्मक की बात हो गई है, तो अब बात करेंगे नकारात्मक। नकारात्मक कह दीजिए, चाहे आप इसको ऋणात्मक कह दीजिए, या फिर आप इसको जो है निषेधात्मक भी कह सकते हैं। निषेधात्मक अधिगम स्थानांतरण। ठीक है, कई जगह स्थानांतरण शब्द आता है, कई जगह अंतरण आता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अंतरण और स्थानांतरण का एक ही तात्पर्य है, एक स्थान से दूसरी जगह ज्ञान का प्रयोग करना। ठीक है, चलिए नकारात्मक की बात करते हैं। यहाँ पर नकारात्मकता आ गई है, ऋणात्मकता आ गई है, इसका मतलब माइनस, और निषेधात्मक है मतलब कि कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, पुराना वाला ज्ञान नवीन ज्ञान के अंदर कोई ना कोई अड़चन पैदा करेगा, इसीलिए इसको निषेधात्मक अधिगम कहा गया है। देखिए, नकारात्मक ऋणात्मक का मतलब ये है कि पूर्व में आपने कोई ज्ञान प्राप्त किया है, और वो ज्ञान नवीन ज्ञान प्राप्त करने में कोई बेनिफिट नहीं कर रहा है, उल्टे का परेशानी खड़ी कर रहा है, उसे हम बोलेंगे ऋणात्मक या नकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण। निषेधात्मक इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब आप नवीन ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो आपका जो पहले वाला ज्ञान आपने प्राप्त किया है, वो एक तरह से अड़चन पैदा कर रहा है, वो एक तरह से बाधा उत्पन्न कर रहा है।
इसीलिए इसको जो है निषेधात्मक अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल की बात करें अपन, तो देखिए मान लीजिए एक व्यक्ति पूर्व में जो है विद्यार्थियों, पूर्व में अंग्रेजी की टाइपिंग सीखता है। टाइपिंग आप में से बहुत लोगों को आती होगी अंग्रेजी की। अंग्रेजी की टाइपिंग अगर कोई सीखता है विद्यार्थियों, अंग्रेजी की टाइपिंग सीखता है, आपको पता है अंग्रेजी के कीबोर्ड आते हैं कंप्यूटर पे जुड़े हुए, उस पर टाइपिंग करनी होती है, तो उसको कोई व्यक्ति सीख लेता है, 26 अक्षर होते हैं, तो आसानी से सीख लेता है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन बाद में अगर उसको कह दिया जाए कि अब तू हिंदी की टाइपिंग सीख, और आपको ये पता होना चाहिए कि जब हिंदी की टाइपिंग करते हैं, जब टाइपिस्ट आपको हिंदी की टाइपिंग सिखाते हैं कंप्यूटर पर, तो उसके लिए कोई अलग से कीबोर्ड नहीं होता है। कीबोर्ड वही होता है, कौन-सा? अंग्रेजी वाला, एबीसीडी लिखा हुआ होता है। लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ बदलाव करके और वो जो बटन होते हैं अंग्रेजी वाले, वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर? हिंदी के अंदर। यानी कि जब आप अंग्रेजी वाले कीबोर्ड के बटन प्रेस करेंगे, तो कोई ना कोई मात्रा या कोई ना कोई अक्षर जो है हिंदी का वहाँ पे प्रदर्शित होगा। ठीक है? तो जिन्होंने टाइपिंग सीखी है उनको पता है। तो अब देखिए अंग्रेजी की टाइपिंग जब उसने सीखी, तो अंग्रेजी के अक्षर थे कीबोर्ड के ऊपर, तो उसने शुरू-शुरू में देख-देख के टाइपिंग की। अक्षरों को देख के कहाँ ए है, कहाँ एस है, कहाँ डी है, एफ है, सेमीकोलन कहाँ है, सब कुछ, है ना? ये सारी चीज़ें उसने देख के टाइप की, फिर थोड़ी देर टाइम बाद वो महीने 2 महीने के अंदर बिना देखे वो टाइपिंग करने लग गया। आपने टाइपिस्ट को देखा होगा, वो बिल्कुल भी टाइपराइटर की तरफ या नीचे कीबोर्ड की तरफ वो नहीं देखते हैं। ना ही वो जो है स्क्रीन की तरफ देखते हैं। वो केवल और केवल जिनको उनको जो आप मैटर देते हो, केवल और केवल वो उस मैटर को देखते हैं और फटाफट टाइप करते रहते हैं, आपसे बातें भी करते रहेंगे और साथ में टाइप भी करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो उनकी आदत में आ गया, उनके व्यवहार में आ गया है। वो कार्य जो है, वो उन्होंने बार-बार दोहराया है, तो वो उनकी आदत में आ चुका है, व्यवहार में आ चुका है। तो उनके लिए वो एक सामान्य काम हो चुका है, सामान्य हो चुका है वो, है ना? तो उसको ईज़िली वो कर लेते हैं। लेकिन अगर शुरू में किसी ने अंग्रेजी की टाइपिंग सीखी और अंग्रेजी की टाइपिंग सीखने के बाद उसको कहे कि अब हिंदी की टाइपिंग सीखनी है तेरे को, तो उसको बड़ी दिक्कत आएगी। क्योंकि अक्षर तो अंग्रेजी के दिख रहे हैं, लेकिन अक्षरों को दबा रहे हैं तो हिंदी का वहाँ पर अक्षर टाइप हो रहा है, लेटर टाइप हो रहा है ना? तो बड़ी समस्या आती है, यानी कि पहले जो कार्य जो पूर्व में जो ज्ञान हासिल हुआ था विद्यार्थियों, वो नवीन ज्ञान के अंदर क्या कर रहा है? बाधा उत्पन्न कर रहा है। ये पूर्व ज्ञान है। अंग्रेजी में टाइपिंग सीखना पूर्व ज्ञान है किसी बालक का, व्यक्ति का। और नवीन ज्ञान हिंदी टाइपिंग सीखना उसके लिए क्या है? एक तरह से नवीन ज्ञान है ना? तो पूर्व का ज्ञान नवीन ज्ञान में क्या उत्पन्न कर रहा है? बाधा उत्पन्न कर रहा है। इसका मतलब अधिगम का स्थानांतरण किस प्रकार का होगा? नकारात्मक प्रकार का होगा, निषेधात्मक प्रकार का होगा। निषेधात्मक क्यों होगा? क्योंकि ये परेशानी खड़ी कर रहा है इसको, आगे कार्य करने के लिए। ठीक है? तो इसलिए ये नकारात्मक प्रकार का होगा। उसके अलावा अपन कोई लैंग्वेज सीखते हैं, मान लीजिए आप कोई अंग्रेजी का विद्यार्थी है, हैं? या आप ऐसा मान लीजिए कि हाँ, कोई अंग्रेजी का विद्यार्थी है और अंग्रेजी का विद्यार्थी इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहा है। और इंग्लिश लैंग्वेज उसने सीख ली है, अब उसको कह दिया जाए कि तू संस्कृत सीख भाषा। तो बताओ उसको दिक्कत आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि उसने इंग्लिश के नियम जो है, ग्रामर के जो व्याकरण के नियम हैं, उनको उसने पढ़ा है। लेकिन अब जब वो संस्कृत सीखेगा तो संस्कृत के नियम उसको याद करने पड़ेंगे, है ना? तो वहाँ कहीं न कहीं वो बाधा उत्पन्न करेंगे। अंग्रेजी वाले जो नियम हैं, वो भाषा संस्कृत सीखते समय उसको अड़चन पैदा करेंगे, है ना? एक तरह से कन्फ्यूज़न पैदा करेंगे उसके लिए। तो वहाँ पर वो उसको एक तरह से अड़चन देगा, निषेध निषेध करेगा, यानी कि कहीं न कहीं नकारात्मक जो है अधिगम का स्थानांतरण होगा। ठीक है? तो ये आपका है नकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण। अब तीसरे प्रकार का पढ़ते हैं अपन। तीसरे प्रकार का विद्यार्थियों जो अधिगम का स्थानांतरण है, वो है शून्य अधिगम स्थानांतरण। तीसरा जो प्रकार है वो है शून्य स्थानांतरण। देखिए शून्य स्थानांतरण का मतलब है कि ना तो पूर्व ज्ञान का नवीन ज्ञान पे कोई धनात्मक प्रभाव पड़े और ना ही पूर्व ज्ञान का नवीन ज्ञान पर कोई ऋणात्मक प्रभाव पड़े। यानी कि ना तो कोई बेनिफिट मिल रहा है और ना ही कोई नुकसान हो रहा है। उसको हम बोलेंगे शून्य अधिगम का स्थानांतरण। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो कि जो कि मान लीजिए हेलीकॉप्टर चलाना आता है किसी व्यक्ति को। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसे हेलीकॉप्टर चलाना आता है, किसी को हवाई जहाज़ चलानी आती है। ठीक है? चलाने आती है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो एक अच्छा खाना भी बनाने वाला है, वो शेफ़ भी है। तो आप मुझे बताइए कि हेलीकॉप्टर चलाना और खाना बनाना, इन दोनों का कोई संबंध है क्या आपस में? कोई संबंध नहीं है। यानी कि जब वो खाना बनाएगा, तो हेलीकॉप्टर का जो नॉलेज है उसका, हेलीकॉप्टर या उसको हवाई जहाज़ को चलाने का जो उसका ज्ञान है, वो खाना बनाने में उसे कहीं दिक्कत देगा क्या? नहीं दे कोई दिक्कत नहीं देगा। और जब वो हेलीकॉप्टर चलाएगा, तो खाना बनाने वाला जो ज्ञान है, वो उसे कहीं अड़चन पैदा करेगा क्या?
नहीं करेगा। तो इसको हम कह सकते हैं शून्य अधिगम का स्थानांतरण, कि भाई पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान पर ना तो धनात्मक रूप से कोई प्रभाव डाल रहा है, ना ही ऋणात्मक रूप से कोई प्रभाव डाल रहा है। तो उसको हम बोलते हैं शून्य अधिगम का स्थानांतरण। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, अब विद्यार्थियों चौथे प्रकार का अधिगम का स्थानांतरण पढ़ते हैं अपन। और चौथे प्रकार का जो अधिगम का स्थानांतरण है विद्यार्थियों, वो है क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण। क्षैतिज, क्षैतिज, देखिए क्षैतिज का मतलब है हॉरिजॉन्टल। अंग्रेजी में अगर अपन बोलें इसको, तो क्षैतिज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल। भाई दो होते हैं, क्षैतिज और आपके ऊर्ध्वाधर। देखिए, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर दो शब्द है विद्यार्थियों। क्षैतिज को तो कहते हैं आप हॉरिजेंटल, अंग्रेजी में हॉरिजेंटल, और ऊर्ध्वाधर को आप अंग्रेजी में कहते हैं वर्टिकल। ठीक है, मेरे पास कोई छड़ है, कोई डंडी है, उस डंडी को अगर मैं इस तरह से रखता हूं बाएं से दाएं, तो ये किस पोजीशन में है? ये छड़ी क्षैतिज स्थिति के अंदर है। लेकिन अगर इसी छड़ी को मैं इस तरह से रखता हूं खड़ी पोजीशन में, तो फिर ये इसकी स्थिति कैसी हो जाएगी? इसकी स्थिति वर्टिकल हो जाएगी, यानी ऊर्ध्वाधर हो जाएगी। समझ गए आप? क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर शब्द का अर्थ। क्षैतिज का अर्थ है किसी चीज को आड़ी कर देना, है ना। लोकल लैंग्वेज में बोले तो आड़ी रख देना, आड़ी रख दी, आड़ी रख दी, यानी कि इस तरह से मान लीजिए किसी चीज को लेटा दिया है, तो वो क्या कहलाएगी? क्षैतिज कहलाएगी। जिसका दायां और बायां और दायां हिस्सा हम देख पा रहे हैं, ये क्षैतिज हो गया। और वही उसी चीज को अगर हमने खड़ी कर दिया, तो वो क्या कहलाएगी? वर्टिकल कहलाएगी। जैसे मान लीजिए ये रामू नाम का व्यक्ति लेट रहा है, ये लेट रहा है, सो रहा है, तो इसकी कौन सी स्थिति है? क्षैतिज स्थिति है। लेकिन अगर इसी को व्यक्ति को अगर हमने खड़ा कर दिया विद्यार्थियों, तो ये कौन सी स्थिति है इसकी? ये इसकी ऊर्ध्वाधर स्थिति है। ठीक है, समझ में आ गई? तो यहाँ पर देखिए क्षैतिज स्थानांतरण का तात्पर्य क्या है? क्षैतिज स्थानांतरण का तात्पर्य है कि जब एक परिस्थिति के अंदर ही, एक परिस्थिति में व्यक्ति ने कोई ज्ञान हासिल किया है और उसी ज्ञान को समान दूसरी परिस्थिति के अंदर लागू कर दिया जाए, तो उसे हम क्षैतिज अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। किस तरह से? देखिए, जैसे मान लो क्षैतिज स्थानांतरण का मतलब है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को स्कूटर चलाना आता था। क्या चलाता था वो? स्कूटर। यानी कि पूर्व ज्ञान उसका किसका था? पूर्व ज्ञान, प्रारंभिक जो ज्ञान था उसको स्कूटर चलाने का था। लेकिन बाद में उसके घर में आ गई बाइक। क्या आ गई? बाइक आ गई। बाइक क्या है? नवीन ज्ञान है। बाइक जो है वो अपने आप में नवीन ज्ञान है। तो बताइए, जो दोनों तरफ जो परिस्थितियां हैं वो दोनों तरफ समान है। यानी कि इधर स्कूटर है, स्कूटर भी एक मशीन है, मशीन में इसको पेट्रोल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसके अंदर भी क्लिच होता है, गियर होता है, ब्रेक होते हैं। उसी तरह से जिस प्रकार से बाइक के अंदर पैरों में गियर होते हैं, उसी तरह स्कूटर में पैरों में गियर होते हैं। इसका भी क्लिच हाथ में होता है, इसका भी क्लिच हाथ में होता है। ठीक है ना। तो ये समानताएं हैं इसके अंदर। ये भी मशीन है, ये भी मशीन है। इसमें भी रेस का एक्सीलरेटर का जो है रेस वाला हैंडल में रेस होती है, और इसकी भी हैंडल में ही रेस होती है। तो कहने का मतलब है दोनों में परिस्थिति क्या है? दोनों में परिस्थिति समान है। तो जब दोनों तरफ परिस्थिति समान हो और अधिगम का ज्ञान का स्थानांतरण होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? क्षैतिज स्थानांतरण कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, अब इसको आप धनात्मक से मत जोड़ लेना। पहला वाला जो अपन ने पढ़ा था ना, धनात्मक अधिगम का स्थानांतरण, उससे मत जोड़ लेना। धनात्मक स्थानांतरण के अंदर दोनों तरफ परिस्थितियां एक जैसी होनी जरूरी नहीं है। समझ रहे? उस वक्त मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि पहले व्यक्ति साइकिल चलाना सीख रहा है, और साइकिल सीखने के बाद में वो आगे बाइक चलाना सीखता है। तो साइकिल एक इंस्ट्रूमेंट मैनुअल है, वो तो एक मैनुअल चीज है। आप उसको पैरों से पेडल मार रहे हैं, उसमें ब्रेक है हाथों के अंदर, उसको रोक पा रहे हैं, उसमें कोई मशीन काम नहीं कर रही है ना। दूसरी तरफ जब वो व्यक्ति बाइक सीख रहा है, तो साइकिल चलाना उसके काम आ रहा है। लेकिन परिस्थितियां चेंज होगी ना भाई। एक तरफ तो मैनुअल चीज है, जो व्यक्ति हाथों से पैरों से चला रहा है, और दूसरी तरफ बाइक आ गई, तो वो एक मशीनरी है जो कि मशीन से चल रही है। उसमें पेट्रोल डालना पड़ेगा आपको उसके अंदर। तो उसकी फंक्शनिंग अलग है। तो वहां पर जो धनात्मक अधिगम का स्थानांतरण था, उसमें दोनों तरफ परिस्थितियां अलग अलग थी। लेकिन यहाँ पर देखिए, दोनों तरफ जो है परिस्थितियां सेम दिखाई दे रही है। कि यहाँ जो है स्कूटर है, और यहाँ जो है वो बाइक है, और दोनों ही समान है। समानता है दोनों के अंदर, मशीन है दोनों ही। इसीलिए इसको क्षैतिज स्थानांतरण बोलते हैं। इसका विद्यार्थियों ग्राफ की अगर बात करें, तो ये ग्राफ बनता है इसका।
क्षैतिज स्थानांतरण, इसको क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, समान परिस्थितियां दोनों तरफ, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो उससे आप धनात्मक स्थानांतरण से इसको जोड़ मत लेना, ये बात ध्यान रखना। उसमें परिस्थितियां स्थितियां समान होनी जरूरी नहीं है, लेकिन इसके क्षैतिज स्थानांतरण के अंदर जो है स्थितियां क्या होती है, समान होती है, तभी क्या होगा, तभी क्षैतिज स्थानांतरण हो पाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गए 3, 4 हो गए क्या। चलिए अगला पढ़ते हैं, 5वां अधिगम का स्थानांतरण पढ़ते हैं विद्यार्थियों। और जब हमने क्षैतिज पढ़ लिया है तो फिर अब ऊर्ध्वाधर भी पढ़ना पड़ेगा। क्षैतिज पढ़ लिया विद्यार्थियों, तो अब हम पढ़ेंगे ऊर्ध्व, ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण, ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण। इस ऊर्ध्व अधिगम को आप, स्थानांतरण को आप, ऊर्ध्व का मतलब वर्टिकल, जो हमने अभी बात की, कोई चीज खड़ाई में होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल बोलते हैं। तो ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण का मतलब है कि इस तरह से स्थानांतरण होना। ठीक है, ऊर्ध्व अधिगम का स्थानांतरण, या फिर इस तरह से, ये, इसको हम ऊर्ध्व स्थानांतरण बोलेंगे, है ना। ऊर्ध्व स्थानांतरण का मतलब है कि आप जब है किसी परिस्थिति के अंदर, एक परिस्थिति के अंदर जब आप कोई व्यवहार कर रहे हैं निम्न परिस्थिति के अंदर, और वही व्यवहार जब उच्च परिस्थिति में काम में आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्व अधिगम का स्थानांतरण बोलते हैं। यानी कि निम्न परिस्थिति का मतलब है कि मान लीजिए आपने छोटी क्लास के अंदर, आपने 10वीं क्लास के अंदर कोई पुस्तक से कोई ज्ञान प्राप्त किया, और वही प्रश्न, जो छोटी क्लास का प्रश्न था, वही प्रश्न आप जब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप पेपर देने गए हैं तो वही प्रश्न वहां रिपीट हो गया, उस पेपर के अंदर वो प्रश्न आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऊर्ध्व अधिगम का स्थानांतरण बोलेंगे। ठीक है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जो है स्थानांतरण हो रहा है अधिगम का, ज्ञान का, इसलिए इसको ऊर्ध्व अधिगम का स्थानांतरण बोलते हैं। ये ऐसा मेरे साथ भी हुआ था एक बार, 7th या 8th क्लास की पुस्तक के अंदर वीवी पैट नाम से, आपने सुना होगा वीवी पैट, वीवी पैट नाम से, ये एक मशीन है विद्यार्थियों। वीवी पैट क्या है बताओ। आज चुनाव का दिन है, आप सभी लोग वोट देने गए हैं, तो आपने भी जो है वीवी पैट मशीन का प्रयोग किया होगा, ये मशीन वहां पे लगी हुई होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, आप अगर वोट दे के आए हैं तो, कि आपने वीवीपैट मशीन आपने देखी क्या, वहां पे वीवीपैट मशीन थी या नहीं थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं वीवीपैट मशीन क्या होती है। तो ये वीवीपैट जो मशीन है विद्यार्थियों, ये वोटिंग से संबंधित है, मत से संबंधित है, यानी वोटिंग से संबंधित है ये मशीन। पूरा नाम देखिए इसका, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, इसका पूरा नाम है विद्यार्थियों, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, इसका पूरा नाम है। अब देखिए ये मशीन जो है, ये मशीन पिछले चुनाव के अंदर भी काम में ली गई थी 5 साल पहले, शायद पिछले चुनाव में इस मशीन को लॉन्च किया गया था। इस मशीन में क्या होता है कि इस तरह से जब आप, बैलेट बटन आपका जो होता है, यानी कि यहाँ पर चुनाव के चिन्ह हैं, अलग अलग, अलग अलग यहाँ पर चिन्ह हैं और यहाँ पर बटन बने हुए होते हैं। तो जैसे ही आप बटन प्रेस करेंगे किसी भी पार्टी का, मान लीजिए बीजेपी है, कांग्रेस है, जितनी भी पार्टियां हैं, आम पार्टी है ना, रालोपा है, जितने भी दल हैं सबके, आप किसी का भी बटन अगर प्रेस करते हैं तो बटन प्रेस करते ही बीप बजती है, और बीप बजने के साथ ही इस मशीन, बैलेट मशीन के पास में ही ये मशीन लगी हुई होती है, और इसका नाम होता है विद्यार्थियों वीवीपैट। ये मशीन क्या करती है, इस मशीन में यहाँ पर एक डिस्प्ले कांच होता है, और इस कांच के अंदर जो है एक कागज छप करके ऊपर आता है। जैसे ही आप वोट देते हैं तो वोट देने के बाद में ये मशीन सुनिश्चित करती है कि आपका वोट जो है सुरक्षित रूप से डला है या नहीं डला है। तो यहाँ पर इस स्क्रीन के अंदर, अंदर ही यहाँ पे ऊपर शीशा लगा होता है कांच, और इसके अंदर ही एक पर्ची जो है छप करके आती है ना, छप के आती है, और उस पर लिखा होता है बाकायदा कि भाई ये चुनाव का दिन है, ये है ये, और आपने इस पार्टी को जो है वोट दिया है, आपका वोट जो है दे दिया गया है, धन्यवाद। इस तरह से वो पर्ची आती है, और 5 सेकंड ही वो पर्ची रहती है यहाँ पर डिस्प्ले के ऊपर, और फिर जो कट करके वो पर्ची और अंदर इस बॉक्स के अंदर ही गिर जाती है। यानी कि ना तो आप उस पर्ची को निकाल सकते हो, और ना ही 5 सेकंड ज़्यादा आप उसको देख सकते हो। 5 सेकंड बाद वो अपने आप ही कट करके वो पर्ची रोल होता है, गोल घूम जाता है, और घूम करके पर्ची कट के इस डब्बे के अंदर ही गिर जाती है। फिर नेक्स्ट देने वाला आता है, वोट देने वाला व्यक्ति आता है, वोट देता है, फिर से पर्ची आती है और कट करके अंदर चली जाती है। तो कहने का मतलब है कि ये व्यक्ति, ये जो पर्ची वाली मशीन है वीवीपैट, ये मशीन जो है मतदान करने वाले व्यक्ति को ये सुनिश्चित करती है कि भाई उसका वोट जो है वो बिल्कुल सुरक्षित रूप से दे दिया गया है, और कोई
डर की बात नहीं है, आपका वोट सुरक्षित है। ये बताने के लिए होती है ये। तो आप देखो ये फुल फॉर्म जो है ना, ये विद्यार्थियों शायद 7th या 8th क्लास के अंदर ये वीवीपैट राजस्थान बोर्ड की किताबों के अंदर इसका ज़िक्र किया गया था। एक पूरा पाठ था जो कि मतदाता को मतलब जागरूक करने से संबंधित था। उस पाठ के अंदर मैंने इसको पढ़ा था वीवीपैट को उस समय 2018 में या 17 में मैंने पढ़ा था और 18 में एक मैंने वैकेंसी दी थी सूचना सहायक की। उस वैकेंसी के अंदर ये प्रश्न आ गया था कि इसका फुल फॉर्म बताइए आप। तो मेरे वहाँ पे वो पढ़ा हुआ था 7th या 8th क्लास की पुस्तक के अंदर पढ़ा हुआ था मेरे, तो मेरे को वो ध्यान आ गया कि हाँ भाई, ये तो वही पर्ची है जो मतदाता जब मत देता है उस समय जो डिस्प्ले होती है और कागज़ के रूप में छप कर के अंदर गिर जाती है, ये वही पर्ची है। तो मैंने इसका पूरा फुल फॉर्म जो था वो मुझे पता था, तो मैंने उस समय वो टिक कर दिया और मेरा वो प्रश्न सही माना गया। ठीक है? तो वोटर वेरिफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो यहाँ क्या किया, यहाँ मैंने एक निम्न ज्ञान निचले स्तर पर जब मैंने जो ज्ञान हासिल किया था उसको उच्च स्तर पर काम में लिया, जो कि 7वीं 8वीं किताब से पढ़ा हुआ ज्ञान था वो मैंने प्रतियोगी परीक्षा के अंदर काम में लिया विद्यार्थियों। तो ये क्या कहलाएगा, अधिगम का उधर्व स्थानांतरण कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अगला अपन पढ़ते हैं छठा प्रकार विद्यार्थियों, इसको मिटा देता हूं मैं। अधिगम के स्थानांतरण के अंतर्गत जो छठा अधिगम का स्थानांतरण का प्रकार है विद्यार्थियों, वो है पार्श्व अधिगम अंतरण। पार्श्व अधिगम अंतरण कह दो चाहे स्थानांतरण कह दो, एक ही बात है। पार्श्व अधिगम अंतरण, देखिए पार्श्व अधिगम अंतरण भी कहते हैं इसको, इसको द्विपार्श्व भी कहते हैं, द्विपार्श्व भी कहते हैं विद्यार्थियों। देखिए पार्श्व अधिगम अंतरण का मतलब ये है कि जब किसी व्यक्ति के एक अंग, किसी एक अंग में जो व्यवहार व्यक्ति ने प्राप्त किया है, जो ज्ञान उसने प्राप्त किया है, एक किसी व्यक्ति ने अपने शरीर के एक अंग को निपुण किया है किसी कार्य में, जब उसी अंग का वो ज्ञान, वो निपुणता दूसरे अंग में जब आ जाती है, तो उसको हम जो है पार्श्व अधिगम का अंतरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है जो अपने दाएँ हाथ से लिखता है हमेशा, मैं दाएँ हाथ से लिख रहा हूँ, मैं दाएँ से ही लिखूँगा, ठीक है? मैंने ट्रेंड किया है अपने इस हाथ को, मैंने इस हाथ को जो है व्यवहार में मैं लेकर के आया हूँ, लगातार मैंने प्रैक्टिस की है, इसको मैंने पूरी तरह से निपुण किया है इस कार्य में कि मैं सीधे हाथ से जो है पेन पकड़ के लिख पाऊँगा। लेकिन आपने एक फ़िल्म देखी होगी, आपके थ्री इडियट फ़िल्म देखी होगी आपने, उसमें जो वो एक प्रोफ़ेसर होता है कॉलेज का, वीरू सहस्त्रबुद्धि, जिसको वो सब लोग वायरस बोलते हैं। उसको आपने देखा होगा, वो बोर्ड पे लिखता है जब दोनों हाथों से लिखता है, यानी इस हाथ से भी लिख रहा होता है और इससे भी लिख रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने दूसरे हाथ को भी, जो बायाँ हाथ है उसको, उसमें भी ऐसी निपुणता हासिल कर ली है लिखने में, उसमें ऐसी योग्यता डेवलप कर ली है उस हाथ के अंदर कि भाई वो दोनों हाथों से लिख सकता है। तो कहने का मतलब है द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का मतलब है कि मनुष्य के द्वारा किसी एक हाथ को कोई स्किल्स कौशल में डेवलप करना, और अगर उस हाथ में कोई दिक्कत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो वो दूसरे हाथ से भी उस काम को कर पाए, है ना? तो उसको क्या बोलेंगे? द्विपार्श्विक या पार्श्व अधिगम का अंतरण बोलते हैं। इसी तरह मान लीजिए लड़कियां जो है वो मेहंदी लगाती है, तो सीधे हाथ से भी वो मेहंदी लगा लेती है इस तरह से, और जब सीधे हाथ में मेहंदी लग जाती है ना? तो फिर वो उल्टे हाथ से भी मेहंदी लगा लेती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? पार्श्विक अधिगम का अंतरण बोलेंगे, यानी कि एक अंग का जो ज्ञान है, जो एक अंग की जो निपुणता है, योग्यता है, उसी को दूसरे अंग में ट्रांसफ़र कर देना क्या कहलाता है? अधिगम का पार्श्विक अधिगम स्थानांतरण या अंतरण कहलाता है। ठीक है विद्यार्थियों? चलिए, ये हो गए आपके 6 अधिगम अंतरण के। एक और पढ़ लेते हैं, जो है आपके अनुक्रमित अनुक्रमित अधिगम अंतरण। अनुक्रमित अधिगम अंतरण। देखिए अनुक्रमित अधिगम अंतरण का तात्पर्य क्या है विद्यार्थियों? अनुक्रमित अधिगम यानी कि क्रम की बात हो रही है यहाँ पे। अनुक्रम की बात हो रही है यहाँ पे, कोई ना कोई क्रम जो है फॉलो किया जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे अनुक्रमित अधिगम का अंतरण। जिस तरह से देखिए भाषा का विकास होता है, एक बालक के अंदर भाषा का विकास जब किया जाता है, तो सबसे पहले जो एक मनोवैज्ञानिक क्रम होता है विद्यार्थियों, भाषा विकास का आपको पता होना चाहिए, भाषा विकास का मनोवैज्ञानिक क्रम, भाषा विकास का मनोवैज्ञानिक क्रम आपको पता होना चाहिए। क्या क्रम है मनोवैज्ञानिक क्रम भाषा विकास का? एल, एस, आर और डब्ल्यू। ये जो है भाषा विकास का एक मनोवैज्ञानिक क्रम है विद्यार्थियों। यानी कि सबसे पहला बच्चा क्या करता है? लिसनिंग।
यानी कि वो सबसे पहले सुनता है और सुनने के बाद क्या करता है विद्यार्थियों, स्पीक, बोलता है। सुनने के बाद विद्यार्थियों वो बोलता है और बोलने के बाद क्या करता है विद्यार्थियों, वो रीडिंग, रीड करना यानी कि पढ़ना। बोलने के बाद विद्यार्थियों वो पढ़ता है और पढ़ने के बाद बच्चा क्या करता है, राइटिंग, राइटिंग का मतलब है लिखना। तो ये भाषा विकास का क्रम होता है। कहते हैं कि भाषा जब सीखी जाती है तो इस क्रम में सीखी जाती है। पहले बालक सुनता है, फिर बोलने का प्रयास करता है, फिर पढ़ता है और फिर वो लिखना सीखता है। तो इसको हम भाषा विकास का मनोवैज्ञानिक क्रम मानते हैं। तो ये देखिए, इसे हम अनुक्रमित अधिगम का अंतरण कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक क्रम फॉलो किया जा रहा है। एक क्रम में ही जो है बालक सीखता है। अच्छा, बच्चों को अपन काउंटिंग सिखाते हैं, गिनती सिखाते हैं या फिर टेबल सिखाते हैं, तो वो भी देखिए क्रम में होती है। या फिर आप वर्णमाला सिखाते हैं, ए आ ई ई, या फिर आप ABCD अल्फ़ाबेट सिखाते हैं, तो एक क्रम में सिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बच्चे को कहेंगे शुरू में हम उसकी कॉपी के अंदर जी लिख देंगे, एच लिख देंगे या जेड लिखना सिखाएंगे, नहीं। पहले हम उसको ए सिखाएंगे, ABCD, और फिर हम आगे चलते हैं। गिनती भी जब सिखाएंगे तो पहले 1 2 3 4 इस तरह से सिखाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक क्रम को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और भाषा विकास में भी इस क्रम को फॉलो किया जाता है। तो ये क्या कहलाता है, ये अनुक्रमित अधिगम अंतरण कहलाता है, जिसके अंदर एक क्रम को जो है विद्यार्थियों फॉलो किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये हमने बात कर ली है अधिगम स्थानांतरण के 7 मुख्य प्रकार हैं। इन प्रकारों की बात कर ली, इनमें से कई बार प्रश्न आने की संभावना रहती है। चलिए, अब जो है इसको मिटा रहा हूं मैं, और अब जो है विद्यार्थियों हम कुछ अधिगम के अंतरण के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रकार अपन ने पढ़ लिए हैं, अब अपन सिद्धांत पढ़ते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं। हाँ जी विद्यार्थियों, अब जो है अपना एक और पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांतों की अपन बात कर लेते हैं। अधिगम स्थानांतरण के प्रकार अपन ने पढ़ लिए हैं, और अब अपना जो अगली हेडिंग है वो है अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत, सिद्धांतों की बात कर लेते हैं विद्यार्थियों अधिगम स्थानांतरण के। तो सबसे पहला जो है सिद्धांत विद्यार्थियों, सबसे पहले सिद्धांत को हम जो है डिस्कस करेंगे, वो है थॉर्नडाइक का सिद्धांत। थॉर्नडाइक का समान तत्वों का सिद्धांत। थॉर्नडाइक का समान तत्वों का सिद्धांत, या फिर आप इसको समान तत्व अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, थॉर्नडाइक के समान तत्व अधिगम अंतरण का सिद्धांत क्या कहता है। प्रवर्तक की बात करें तो थॉर्नडाइक है। प्रवर्तक कौन है इसके, थॉर्नडाइक है। थॉर्नडाइक इसके प्रवर्तक हैं। और विद्यार्थियों, थॉर्नडाइक जो है वो ये कह रहे हैं कि जब समान तत्व होते हैं दोनों तरफ, मैंने आपको बताया कि परिस्थिति जब समान होती है, दोनों तरफ तत्व जब समान होते हैं, तो व्यक्ति के अधिगम का स्थानांतरण जो है वो ज्यादा होता है ना। समान तत्वों का मतलब है कि दोनों तरफ जो परिस्थितियां हैं, तत्व हैं, वो कैसे होंगे, समान होंगे। दोनों तरफ तत्वों का मतलब ये है कि एक तरफ मान लीजिए, जिस तरह से आप गणित के अंदर मान लीजिए कोई संक्रिया सीखते हैं, तो गणित के जो फॉर्मूलाज हैं, गणित के जो नियम हैं, जो सूत्र हैं, उन्हीं सूत्रों को जब आप विज्ञान पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रयोग में आते हैं, है ना। पढ़ने से संबंधित है। और वही जो कैलकुलेशन है, जो सूत्र है, जो फॉर्मूलाज है मैथ वाले, वो के वो फॉर्मूला विज्ञान के अंदर भी अप्लाई किए गए हैं, या फिर विज्ञान के बहुत से फॉर्मूलाज है जो गणित के अंदर अप्लाई किए गए हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, ये समान तत्व सिद्धांत कहलाएगा। यानी कि दोनों तरफ परिस्थितियां क्या होगी, समान होगी, और दोनों तरफ तत्व भी क्या होंगे, समान होंगे। तो अधिगम का स्थानांतरण जो है समान तत्वों वाला, वो किसने दिया है विद्यार्थियों, थॉर्नडाइक का दिया हुआ है। चलिए, दूसरा बात करते हैं। दूसरा है चार्ल्स जुड़, जुड़ का जुड़ का सामान्यीकरण का सिद्धांत। सामान्यीकरण का सिद्धांत, तो इसके प्रवर्तक कौन है विद्यार्थियों, नाम से पता चल रहा है, चार्ल्स चार्ल्स जुड़। चार्ल्स जुड़ जो है वो विद्यार्थियों इस सिद्धांत के जो है प्रवर्तक माने जाते हैं, चार्ल्स जुड़। और ये कह रहे हैं कि सामान्यीकरण का सिद्धांत कह रहे हैं। सामान्यीकरण के सिद्धांत का मतलब है कि व्यक्ति जो व्यवहार पहली बार करता है वो अपने आप में विशिष्ट होता है। एक शब्द आ रहा है विशिष्ट, ये शब्द है आपके सामने सामान्यीकरण, यानी कि सामान्य। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब व्यक्ति पहली बार किसी काम को करता है तो वो कार्य उसके लिए विशिष्ट होता है। लेकिन जब वो धीरे धीरे अभ्यास करना शुरू करता है, उस काम को बार बार करता है, तो वो उसके व्यवहार में क्या होता है, नॉर्मल हो जाता है, सामान्य कार्य हो जाता है। जैसे पहली बार मान लीजिए कोई व्यक्ति
भोजन बना रहा है, तो उसके लिए वो एक विशेष कार्य है। लेकिन जब वो रोज़ाना भोजन बनाएगा, डेली खाना बनाएगा, शुरू-शुरू में रोटी बनाएगा तो रोटी उसके लिए नक्शे बनेंगे। कभी भारत का नक्शा बनेगा, कभी चीन का बनेगा, कभी नेपाल का बनेगा। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब वो प्रैक्टिस करेगा, अभ्यास करेगा, तो वो एकदम गोल रोटी बना पाएगा। यानी कि शुरुआत में जो व्यक्ति का व्यवहार होता है किसी कार्य को करते समय, वो कैसा होता है? विशिष्ट होता है, विशेष होता है। लेकिन धीरे-धीरे वो व्यवहार में आ जाता है कार्य और जो है वो कार्य कैसा हो जाता है? सामान्य हो जाता है। तो इसी को जो है जुड़ जो है वो कहते हैं, सामान्यीकरण का सिद्धांत कहते हैं। अधिगम स्थानांतरण में सामान्यीकरण का सिद्धांत इसको कहा गया है। ठीक है? तो समझ में आया आपके सामान्यीकरण का सिद्धांत क्या कहता है विद्यार्थियों? यानी कि अधिगम का स्थानांतरण जो होगा इसके अंदर किस तरह से होगा? शुरुआत में जो है अधिगम का स्थानांतरण इसमें स्लो होगा, धीरे होगा, लेकिन बाद में जो है इसमें अधिगम का स्थानांतरण तेज़ी से होगा। जैसे मान लीजिए आप कोई भाषा सीखते हैं। जब आप कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो शुरू-शुरू में उस भाषा को सीखना बड़ा मुश्किल कार्य होता है। आप सीख नहीं पाते हैं, उसकी ग्रामर आपको देखना पड़ता है, आपको जो है उसके वर्णमाला से परिचित होना पड़ता है, छोटे-छोटे शब्द बनाने पड़ते हैं, फिर वाक्य बनाने शुरू करते हैं आप। तो कोई भी लैंग्वेज जब शुरू में आप सीखते हैं तो बड़ी दिक्कत आती है, क्यों? क्योंकि आपके लिए वो क्या है, आपके लिए वो विशिष्ट है, आपके लिए वो विशेष तरह का व्यवहार है जिसे आप सीखने में आपको दिक्कत हो रही है। लेकिन जब आप धीरे-धीरे शब्दों को बोलना प्रारंभ करते हैं, उस भाषा को बोलने वालों के साथ में रहते हैं और लगातार टच में रह कर के उन शब्दों को आप सीखते हैं, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो जो विशेष व्यवहार है, वही क्या हो जाता है, सामान्य व्यवहार में बदल जाता है और इसी को जो है जुड़ ने क्या कहा है, सामान्यीकरण का सिद्धांत नाम दिया है। ठीक है? चलिए, 2 सिद्धांत हो गए अधिगम के स्थानांतरण के अंतर्गत। तीसरा सिद्धांत पढ़ते हैं विद्यार्थियों और तीसरा सिद्धांत जो है, वो है आपका स्पीरमैन। स्पीरमैन का द्वितत्व का सिद्धांत। स्पीरमैन का द्वितत्व का सिद्धांत। देखिए द्वितत्व का मतलब है कि 2 तत्व होंगे। कितने तत्व होंगे? 2 तत्व होंगे विद्यार्थियों। स्पीरमैन ने जो है 2 तत्व बताए हैं। एक तो है आपके विशिष्ट तत्व, विशिष्ट तत्व और एक बताए हैं विद्यार्थियों सामान्य तत्व, सामान्य तत्व। विशिष्ट को तो इन्होंने कहा है स्पेशल, स्पेशल फैक्टर और जो आपके सामान्य तत्व है विद्यार्थियों, इनको इन्होंने कहा है जनरल फैक्टर। अगर अंग्रेजी में बात करें तो विशिष्ट तत्व यानी कि स्पेशल फैक्टर और सामान्य तत्व यानी कि अंग्रेजी में बात करें तो जनरल फैक्टर। हिंदी में कह दो चाहे अंग्रेजी में कह दो, बात एक ही है। तो स्पीरमैन क्या कहते हैं? स्पीरमैन विद्यार्थियों अपने इस द्वितत्व के सिद्धांत में ये कहते हैं कि व्यक्ति जब कोई चीज सीखता है तो शुरू में उसके लिए वो क्या होती है, विशिष्ट होती है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाती है, सामान्य हो जाती है। तो स्पीरमैन देखिए इस तरह से चित्र के द्वारा समझते हैं अपन। स्पीरमैन कहते हैं कि ये तो जनरल फैक्टर है व्यक्ति के सीखने के, और ये जो आपको दिख रहे हैं ये सारे स्पेशल फैक्टर है, ये सब स्पेशल फैक्टर है। ठीक है? अब इसको आप समझ इस तरह से समझे कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति के अंदर एक स्पेशल फैक्टर है। क्या स्पेशल फैक्टर है? कि उसको चित्रकला अच्छी आती है, उसको जो है विद्यार्थियों चित्रकला करनी अच्छी आती है। तो ये उसका क्या है, स्पेशल फैक्टर है। यानी कि शुरुआत में उसको विशिष्ट रूप से सीखना पड़ेगा, उसके लिए चित्रकला नई है, उसको चित्रकला शुरू में नहीं आती थी, लेकिन उसने उसको धीरे धीरे सीखा है, डेवलप किया है, विकास किया है, अभ्यास किया है। तो जब उसका उसने लंबा अभ्यास किया तो लंबा अभ्यास करने के बाद में चित्रकला उसे करनी आ गई और उसके लिए चित्र बनाने क्या हो गए, सामान्य बात हो गई। शुरू में विशेष बात थी लेकिन बाद में क्या हो गई, सामान्य बात हो गई। तो ये जो विशेष तत्व था यही क्या बन गया विद्यार्थियों, सामान्य तत्व बन गया। समझ में आ गई बात? इसी तरह से मान लीजिए सेम ही व्यक्ति है, उसको नृत्य करना भी अच्छा लगता है, नृत्य करना, डांस करना अच्छा लगता है। उसको उसने जब शुरुआत में डांस सीखा था तो डांस सीखना उसके लिए क्या बात थी, विशेष बात थी, सामान्य बात नहीं थी। डांस उसको आता नहीं था लेकिन उसकी इच्छा थी कि मैं डांस सीखूं। तो डांस सीखना कैसी बात थी, विशेष बात थी, स्पेशल फैक्टर था ये। लेकिन जब वो लगातार नृत्य करता गया, साल 2 साल 5 साल, तो उसके लगातार अभ्यास से उसका जो ये विशेष तत्व है विद्यार्थियों, ये किस में कन्वर्ट हो गया, सामान्य में कन्वर्ट हो गया। अब कोई भी गाना बजा दो डीजे के ऊपर तो वो डांस कर देगा। तो ये क्या हो गया, उसने अपने व्यवहार के अंदर जो है इसको क्या कर लिया, सामान्यीकृत कर लिया। यानी कि नृत्य करना शुरू में उसके लिए विशेष बात थी, अब क्या हो गई, अब सामान्य बात हो गई, किसी भी गाने के ऊपर वो डांस कर लेता है। तो ये स्पेशल फैक्टर था, ये भी किसमें कन्वर्ट हो गया, जनरल फैक्टर के अंदर, यानी कि सामान्यीकरण हो गया। ठीक है? इस तरह से एक व्यक्ति के अंदर बहुत सारे स्पेशल फैक्टर हो सकते हैं और धीरे-धीरे व्यक्ति स्पेशल फैक्टर के द्वारा, स्पेशल यानी कि जो विशिष्ट कारक है, उनके द्वारा सामान्यीकृत कर लेता है, उन व्यवहारों को जो है अपना लेता है, पूरी तरह से उन व्यवहारों को जो है
धारण कर लेता है, आप कह सकते हैं उनको आत्मसात कर लेता है बिल्कुल, ठीक है? तो इसी को जो है स्पिरमैन ने क्या कहा है, अधिगम स्थानांतरण का द्वितत्व का सिद्धांत इसको कहा है, ठीक है? समझ में आ गया? चलिए, अब चलते हैं आगे और चौथा प्रकार पढ़ते हैं विद्यार्थियों। अधिगम स्थानांतरण का चौथा प्रकार पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, लिखवाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी और ये सब चीज़ें आपको बुक्स में मिल जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है, और आप कहेंगे तो मैं लिखवा भी दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बोर्ड पे लिखता रहूंगा मैं, आप साथ साथ में लिखते रहेंगे, है ना? लेकिन मैं ज़्यादा जोर समझाने पे दे रहा हूँ कि आपको चीज़ों को समझना ज़रूरी है। जब तक आप समझेंगे नहीं तो लिखे हुए से कोई बेनिफिट नहीं है, नोट्स रखे हुए रह जाएंगे आपके। आप ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास करो, ठीक है? चलिए चौथा देखिए, चौथा अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत है विद्यार्थियों, समग्र समग्र अधिगम स्थानांतरण, समग्र अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत। देखिए, समग्र अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत जो है विद्यार्थियों, इसके प्रवर्तक की अगर बात करें अपन तो इसके प्रवर्तक कोहलर है। आपने पढ़ा था समग्रता का सिद्धांत अपन ने पढ़ा था, पूर्णाकारवाद का सिद्धांत भी इसको कहते हैं, गेस्टाल्ट थ्योरी भी कहते हैं इसको अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं, इसको सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। ये अपन अधिगम के सिद्धांतों के अंदर जो है ये पढ़ चुके हैं अपन। तो यहाँ पर जो है अधिगम स्थानांतरण के अंदर भी जो है विद्यार्थियों ये सिद्धांत काम करता है, जिसका नाम है समग्र अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत। ये क्या कहता है कि किसी समस्या को जो है पूर्ण रूप में व्यक्ति देखता है और पूर्ण रूप में देख करके उस समस्या से संबंधित समाधान के लिए उसके मस्तिष्क में एक सूझ पैदा होती है, नवीन विचार आता है, उसको संज्ञान होता है और वो उस समस्या क्या कर देता है, समाधान कर देता है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है अधिगम अंतरण के अंतर्गत जो कोहलर है वो यही समझाना चाह रहे हैं कि व्यक्ति जब अधिगम का अंतरण करता है तो वो पूर्व ज्ञान के आधार पर करता है, यानी कि समग्र अधिगम का मेन बेस क्या है, पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान के आधार पर जो है व्यक्ति के अंदर नवीन विचार पैदा होते हैं, नवीन सूझ पैदा होती है और इस सूझ के द्वारा वो जो है समस्या क्या कर लेता है, समाधान कर लेता है और इस तरह से अधिगम का क्या हो जाता है, अंतरण हो जाता है या अधिगम का स्थानांतरण हो जाता है, ठीक है? तो समझ में आया आपके समग्र अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत। चलिए एक सिद्धांत और है विद्यार्थियों, वो और पढ़ लेते हैं अपन, और वो है आदर्शों व मूल्यों का सिद्धांत। आदर्शों और मूल्यों का सिद्धांत। देखिए आदर्शों और मूल्यों का सिद्धांत क्या कहता है? आदर्श और मूल्यों का सिद्धांत जो है विद्यार्थियों वो ये कहता है कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ विशेषता होती है, कुछ उसके गुण होते हैं। मूल्य का मतलब है गुण। मूल्य का मतलब क्या है? मूल्य का मतलब गुण है। यानी हर व्यक्ति के अंदर कुछ विशेष प्रकार के गुण होते हैं और उन विशेष गुणों को जो है व्यक्ति अपने व्यवहार में ढाल लेता है। ठीक है? जैसे मान लीजिए कोई टीचर है, कोई इंग्लिश का टीचर है या मान लीजिए मनोविज्ञान का टीचर है। मैं मान लीजिए मनोविज्ञान आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं मनोविज्ञान का टीचर हूँ और मैं मनोविज्ञान कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, 5-6 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो अब मुझे अगर कहीं भी भेज दिया जाएगा, किसी भी इंस्टीट्यूट में भेज दिया जाएगा, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो, और मुझे कहा जाए कि आप मनोविज्ञान विषय को पढ़ाइए, तो मैं ईज़िली मनोविज्ञान विषय को पढ़ा लूँगा, क्योंकि मैंने उस विषय से संबंधित जो ज्ञान था, जो व्यावहारिक नॉलेज था, वो मैंने ग्रहण किया है और अपने व्यवहार में मैंने उन चीज़ों को उतार लिया है। तो अब मैं कहीं पर भी जो है मनोविज्ञान विषय का शिक्षण कार्य कर सकता हूँ, यानी कि मैंने मूल्य डेवलप कर लिए हैं, मैंने गुणों का विकास कर लिया है। ठीक है? या कोई भी शिक्षक इस तरह का अपना उसका विषय है और उस विषय को धीरे-धीरे पढ़ाते-पढ़ाते क्या होता है, वो सामान्यीकृत कर लेता है, यानी अपने व्यवहार में पूर्ण रूप से उस विषय को उतार लेता है। तो कहीं भी अगर उसको पढ़ाने का मौका मिलेगा, तो उस विषय को ईज़िली पढ़ा लेगा, उसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्यों? क्योंकि उसके उसके लिए वो क्या बन जाएगा? आदर्श बन जाएगा। वो आदर्श का मतलब है नियम। भई आदर्श क्या हो सकते हैं? आदर्श का मतलब है नियम या फिर सिद्धांत। यानी कि उस विषय को जब वो टीचर पढ़ेगा, तो उस विषय से संबंधित जितने भी नियम सिद्धांत हैं, उनको ग्रहण कर लेगा, उनको आत्मसात कर लेगा और वो शिक्षक उसी विषय के रूप में जाना जाएगा कि भई वो सर कौन से के, वो मनोविज्ञान वाले सर, वो सर कौन से, अंग्रेजी के सर। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस विषय को जो है गहराई से पढ़ा है, गहनता से पढ़ा है और उस विषय को पढ़ाने से संबंधित उन्होंने महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। स्पेशलाइज़ेशन जिसको आप कहते हो, विशेषज्ञता हासिल कर ली है उसके अंदर। ठीक है? तो ये अधिगम अंतरण का सिद्धांत जो है विद्यार्थियों, आदर्श और मूल्यों का सिद्धांत, वो यही कहता है कि मनुष्य जो है कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जिनके प्रति वो एकदम उन व्यवहारों को बिल्कुल ग्रहण कर लेता है वो।
उन व्यवहारों को आत्मसात कर लेता है और उसकी पहचान बन जाती है उस व्यवहार की वजह से। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मूल्यों का अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत थे और अधिगम स्थानांतरण के प्रकार अपन ने पढ़ लिए हैं। इनमें से एक आधा प्रश्न बनने का चांस रहता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।